Hello everyone. Today we are going to start a video second of gravitation chapter. Kepler's law. Planetary motion has been observed by astronomers since ancient time. Before the Galileo, all observation of planets position were made with the naked eyes. देखिए पहले भी एस्ट्रोनॉमर्स थे जो स्टडीज़ करते थे स्टार्स और प्लैनेट के बारे में, बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं था. बट आफ्टर द डिस्कवर ऑफ टेलीस्कोप विच वॉज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, okay, they got more information. By the 16th century a lot of data were available about the planetary position and motion. 16th century तक काफ़ी डेटा हम लोग के पास आ चुका था. John Kepler studied this data. He noticed that the motion of the planets follow the certain rules. ये जो planets है ये जो move करते हैं ये कुछ rules follow करते हैं. This was observed by the Keplers. He stated this laws describing the planetary motion. These are known as the Kepler's law which are given below. देखिए Kepler's law समझने से पहले हम लोग समझते हैं ellipse क्या होता है. ओके तो देखिए आपको ellipse समझना है तो आप ये फिगर में देख सकते हैं. दिस इज एन कोन. ओके अगर कोन ऊपर से काटते हैं तो इट बिकम्स अ सर्कल, स्मॉल सर्कल. लेकिन अगर हम लोग ये इंक्लाइन फॉर्म में कोन को अगर काटते हैं तो ये बड़ा सा सर्कल बन जाता है और ये बड़े सर्कल जो है वो अंडे जैसे शेप का है. ओके दैट इज नथिंग बट एन एलिप्स. ये जो जूम पोजीशन में आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर लाइन है, ओके इट इज फॉर्म्स एन एलिप्स. एन एलिप्स इज अ कर्व ऑब्टेन व्हेन अ कोन इज कट बाय एन इंक्लाइन प्लेन. इट हैज टू फोकल पॉइंट. देखिए दो फोकल पॉइंट होते हैं f1 एंड f2 एलिप्स के. द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टू फोकल पॉइंट फ्रॉम एवरी पॉइंट एंड द कर्व इज कांस्टेंट. इनके सम हमेशा कांस्टेंट होता है. आगे हम लोग समझेंगे केप्लर्स लॉ में इसके बारे में. f1 and f2 are the two focal point of the ellipse shown in the figure 1.3. If A, B and C are the 3 points on the ellipse, then AF1 plus AF2 is equal to BF1 plus BF2 equal to CF1 plus CF2. देखिए अगर आप देखेंगे ये पोजीशन पे, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि AF1 अगर आप देखेंगे ये A, B, C ये सब क्या है प्लैनेट्स है. ओके नाउ इन दिस केस इफ़ यू सी if I draw a line from AF1, just a minute. अगर आप देखेंगे ये जो लाइन है AF1, ओके एक लाइन ड्रॉ किया जो मैंने, प्लस AF2. ओके इन दोनों का जब हम लोग सम लेंगे ये किसके बराबर होगा? इट बिकम्स इक्वल टू BF1 एंड BF2. ओके सिमिलरली इसके जो सम है दैट विल बी इक्वल टू CF1 एंड CF2. अगर मान लो एक और पोजीशन यहाँ पे D हो गया, ओके तो इसका मैं एक सम लेता हूँ DF1 एंड DF2, दैट विल बी इक्वल. ओके तो ये हमेशा सेम रहेगा, इसके सम्स हमेशा सेम रहेंगे इन एन एलिप्स. ओके let us understand the Kepler's law. 3 laws are there which is very important in examination. They always ask in examination. First law, Kepler's first law. The orbit of a planet in an ellipse with the sun at the one of the foci. अगर आप देख सकते हैं ये एक ellipse है. ओके planets are always revolving in the form in the ellipse. ओके जो orbit होता है planet का वो हमेशा ellipse form में होता है. तो यहाँ पे हम लोग एक planet consider करते हैं. यहाँ पे लिखा है देखिए planet. ये planet कुछ भी हो सकता है. We'll consider an earth. ओके एंड यहाँ पे sun है और सन को उन लोग ने क्या बोला है? फोसाई. ओके सन इज फोसाई. सो प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सपोज अगर अर्थ एक प्लैनेट है, ओके हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, मास भी कंसिडर कर सकते हैं आप. विल कंसिडर अर्थ. तो अर्थ सन का चक्कर लगाता है और आपको पता ही है कि एक चक्कर लगाने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365 डेज. ओके अराउंड द सन. तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, तो फर्स्ट लो क्या बोल रहा है केप्लस का? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ये है ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ये जिसमें चक्कर लगा रहा है, इज एन एलिप्स. ये एक एलिप्स है विद द सन, जहाँ पे सन एक फोसाई है. दिस इज द केप्लस फर्स्ट लॉ. फिगर 1.4 shows that an elliptical orbit of a planet revolving around the sun. The position of sun is indicated by the S. ठीक है ये केप्लस फर्स्ट लॉ है. सेकेंड लॉ, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप देखेंगे कि ये एक प्लैनेट है अर्थ, ठीक है, पहले ये प्लैनेट यहाँ पे है, ठीक है, और सन का पोजीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर है. ओके तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? AS. अब 10 दिन के बाद ये प्लैनेट जो है ये यहाँ पे आ गया, ये पोजीशन B पे आ गया, करेक्ट, ठीक है. उसका डिस्टेंस कितना हो गया? ये BS. तो एक एरिया बन गया. ओके और जो ये ब्लू कलर का जो आप देख सकते हैं, ओके दैट इज शेडेड पार्ट, दैट इज एन एरिया. सो एक ट्रायंगल बन जाता है ASB. ओके
ये इतना एरिया उसने कवर किया। तो इट जब अर्थ मूव कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड हमेशा सेम रहेगा। विल कंसिडर दैट द टाइम पीरियड इज सेम। मतलब यहाँ पे अगर प्लैनेट ए था, ठीक है, अर्थ यहाँ पे था पहले, तो 10 दिन के बाद वो बी पे आ गया, तो एक एरिया बन गया ए एस बी। अब वैसे यहाँ पे जब अर्थ रहेगा सी पे, ठीक है, तो सी एस एक डिस्टेंस हो गया, तो सी से फिर अर्थ डी पे जाएगा, ये प्लैनेट डी पे जा रहा है, तो कितने टाइम में जा रहा है, 10 दिन में जा रहा है, तो यहाँ से वहाँ पे भी एक एरिया बन गया। सिमिलरली जब प्लैनेट ई पे है, ठीक है, प्लैनेट ई पे है, अब 10 दिन के बाद वो प्लैनेट कहाँ पे चला गया, एफ पे, उसका भी टाइम कितना है, 10 दिन में वो चला गया। तो Kepler's second law, what does it shows, what does it tell us? The line joining the planet, ये जो line join कर रहे हैं planets को, ठीक है, and the sun sweeps equal area and equal interval of time, हमेशा उनका area और time हमेशा same रहेगा, okay, from the sun, उनका टाइम और एरिया हमेशा सेम रहेगा। अब आप देखेंगे फिगर में कि सर यहाँ पे ये एरिया जो है, अगर आप कंसिडर करेंगे कि ये एरिया मोटा दिख रहा है, ये एरिया एवरेज दिख रहा है, ये एरिया एकदम पतला दिख रहा है, तो फिर कैसे सेम हो सकता है? ओके, ये सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये एरिया मोटा है तो यहाँ से इसका डिस्टेंस, प्लैनेट से इसका डिस्टेंस कम है, ठीक है, इसका डिस्टेंस कम है। जब अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एरिया एवरेज है, मोटा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, तो इसका डिस्टेंस दूर है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये सन और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस यहाँ पे कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, और यहाँ पे डिस्टेंस और ज़्यादा है, और ये एरिया जो है ये और पतला है। तो एवरेज अगर हम लोग मिलाएंगे डिस्टेंस और टाइम का, तो टोटल डिस्टेंस और एवरेज हमेशा सेम आएगा, ऐसा केप्लस ने बताया। दिस इज़ द केप्लस सेकेंड लॉ। AB and CD are the distance covered by the planet in the equal time, that is after equal interval of time the position of the planet starting from A and C are shown by B and D respectively। आप देख सकते हैं, ओके, फिगर में द स्ट्रेट लाइन AS and CS, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है AS and ये CS, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज एरिया ASB। ये एरिया जो है अगर आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, ये ASB, ओके, एंड CSD आर इक्वल। वैसे ही ESFB एरिया सेम ही होगा, ऑल तो उनकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ, चौड़ाई, मोटाई, लंबाई, ठीक है, अलग अलग अगर आपको ये फिगर में दिखती भी होगी, लेकिन अल्टीमेटली जब एवरेज निकालते हैं तो वो इक्वली होगा एरिया एज वेल एज उसका टाइम। दिस वॉज अ केप्लस सेकेंड लॉ, ओके। Now Kepler's third law, the square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जैसे जो अर्थ है, ओके, अर्थ जो प्लैनेट है वो सन के चक्कर लगाता है, ओके, और एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, सन का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 365 डेज। तो वो उसका क्या है, टाइम पीरियड है, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ, ओके, टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो उन्होंने क्या बोला, द स्क्वायर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। जितना भी वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ओके, देखिए एक मिनट, देखिए ये टाइम पीरियड है, ठीक है, दिस टाइम पीरियड स्क्वायर उसका ले लिया, केप्लस ने बोला, ओके, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, जितना भी टाइम लगता है, ओके, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द क्यूब, डिस्टेंस ऑफ द क्यूब। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बराबर होगा, उतना ही डिस्टेंस भी उसका कवर होगा, ओके। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब। तो अगर आप हम लोग ने देखा था कि इफ टी देखिए टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब,
ओके, स्क्वायर पीरियड ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब रूट एवरेज डिस्टेंस, आर क्या है, एवरेज डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा है। तब इफ आर इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड टी इज अ टाइम पीरियड, तो ये क्वेश्चन है टी स्क्वायर जो केप्लस ने दिया है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना टाइम बढ़ेगा उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन एक फिक्स पीरियड के हिसाब से, जैसे ये स्क्वायर है और ये क्यूब है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैथ्स में हम लोग ने सीखा है कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हम लोग के लगा देंगे, के आर क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा आपका, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, ठीक है। तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। तो ये आर क्यूब नीचे आ गया आपका, ये आर क्यूब इधर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। तो जहाँ पे के जो है ये वाला टर्म, दैट इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, ओके। यहाँ पे के कांस्टेंट कंसिडर किया गया है। Kepler obtained this law simply from the study of the position of planet obtained by regular observation. He had no explanation as why the planet obey these laws. देखिए उन्होंने ये लॉज बता दिए हैं, ठीक है, बट इसकी मदद से, ठीक है, उन्होंने डिटेल में इसके बारे में और नहीं बताया। उन्होंने खाली केप्लर्स लॉज बता दिए, प्लैनेट्स ऐसे मूव करते हैं, बट नॉट इन डिटेल। सो वी विल सी बिलो हाउ दिस लॉज हेल्प द न्यूटन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हिज थियरी ऑफ ग्रेविटेशन। बाद में न्यूटन ने इसके लॉज यूज़ किए केप्लर्स के इन हिज थियरी ऑफ ग्रेविटेशन। इसने किस तरह से इसके लॉज को यूज़ किए, दैट विल सी। अच्छा, एक क्वेश्चन है, यूज़ योर ब्रेन पावर। इफ़ द एरिया ई एस एफ इन फिगर 1.4 इज इक्वल टू एरिया ए एस बी, वॉट विल यू इन्फेयर फ्रॉम द अबाउट ई एफ। देखो यहाँ पे फिगर 1.4 में देख लेते हैं, ई एस एफ, ई एस एफ देखिए एरिया दिख रहा है आपको, देखिए ई एस एफ, और दूसरा क्या है, ए एस बी। दो एरिया उन लोग ने बताया, देखिए, ठीक है, दोनों अगर एरिया इक्वल है, इक्वल टू द एरिया ए एस बी, दोनों इक्वल एरिया हम लोग ने देखा था अभी। तो ई एफ के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, ई एफ, देखिए ई एफ के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ए एस बी और ई एफ एस ये दोनों एरिया अगर इक्वल है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अगर प्लैनेट, ये वाला जो प्लैनेट है आपका, ठीक है, ये सन से नज़दीक है, ओके, ये सन से नज़दीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, ओके। जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है आपको। ये जो प्लैनेट है ए, ठीक है, ये एस से नज़दीक है कि नहीं, यस नज़दीक है, तो इसका डिस्टेंस कम है, ठीक है। डिस्टेंस इसका मतलब क्या है, इसका कम है, और डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं, इसका डिस्टेंस और स्पीड क्या है, ज़्यादा है। इसका डिस्टेंस और स्पीड हम लोग क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जब ये दूर हो जाता है सन से, ये प्लैनेट, ये जो प्लैनेट अगर ई पे आ जाता है, ये दूर हो जाता है सन से, तो उस टाइम पे इसका डिस्टेंस भी कम हो जाता है और स्पीड भी कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ई एफ का, ई एफ विल बी मिनिमम, ओके। तो आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में कि ई एफ विल बी मिनिमम, ओके। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए ऑल द अबाउ कंसिडरेशन इंक्लूडिंग केप्लर्स लॉ लेड द न्यूटन टू फॉर्मुलेट हिज थियरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द डेफिनेट फोर्स। हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, ओके, एक फोर्स से। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट हम लोग नीचे समझेंगे, यहाँ पे नीचे टेक्स्ट बुक में दिया है आपको, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले केप्लर्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जो दिया है उन्होंने, क्या दिया है। जॉन्स केप्लर 1571-1630 was a German astronomer and mathematician. He stated working of as a helper to the astronomer of टाइको, ठीक है, ये टाइको है, साइको नहीं है, टाइको, टाइको ब्राह इन प्रज्ञा इन 1600। देखिए एक दरबार में
टाइको के, ठीक है, ये राज ज्योतिष थे, जो एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, ये केपलर्स, सॉरी, जॉन्स केपलर। आफ्टर द सदर्न, सॉरी, टाइको जो थे ये राज ज्योतिष थे, ठीक है, पहले किंगडम्स होते थे, ठीक है, तो राजा का दरबार लगता था, तो वहाँ पे ये टाइको ब्राहे ये राज ज्योतिष थे, तो उनकी अचानक मृत्यु हो गई। आफ्टर द सडन डेथ ऑफ द ब्राहे इन 1601 केपलर वॉज अपॉइंटेड एज अ रॉयल मैथमेटिशियन इन हिज प्लेस, तो केपलर को अपॉइंट किया उनकी जगह पे। केपलर यूज द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लानिटरी पोजिशन मेड बाय द ब्राहे टू डिस्कवर द लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। He wrote several books. His works was later used by Newton in postulating the लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बाद में उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर। देखिए ये जो स्टेटमेंट अभी जो मैंने आपको बताया था, ये वाला स्टेटमेंट, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका मतलब हम लोग ये डेरिवेशन से समझेंगे। यहाँ पे देखिए ये फिगर में आप देख सकते हैं, दो कंसिडर मास ले लेते हैं, वन इज़ मास m1 एंड सेकेंड इज़ मास m2, दोनों के बीच में फोर्स है, ठीक है, और दोनों के बीच में हम लोग कंसिडर करते हैं डिस्टेंस, दैट इज़ d। ओके, डिस्टेंस हमेशा सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट से ही लिया जाएगा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका मास जो भी हो उसका हमेशा हम लोग सेंटर से कंसिडर करेंगे, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग सेंटर कंसिडर करेंगे। जैसे ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर यहाँ पे होगा, इसका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर यहाँ पे होगा। इरेगुलर सरफेस होता है तो उसका सेंटर अलग होता है। ओके, फिलहाल ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेंटर से हम लोग उसका कंसिडर करेंगे, डिस्टेंस d है। So figure 1.5 shows that the two objects with the masses m1 and m2 kept at a distance from each other. Mathematically, the gravitational force of attraction between these two bodies can be written as F is directly proportional to m1 m2 upon d square. देखिए ये इस तरह से लिखा जाता है कि अगर एक मिनट यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास m1 और m2 से। इसका मतलब क्या है, एक एक चीज़ मैं पहले आपको बताता हूँ। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो आपको बताया मैंने आपको। F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मतलब अगर मास बढ़ेगा, ठीक है, तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है, और अगर मास कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। इसके बाद एक उन लोग ने ये भी बोला है न्यूटन ने कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है, तो जितना डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो जितना डिस्टेंस कम होगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होने वाला। ओके, तो इस तरह से एक डेरिवेशन बना दिया, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हटाना है ये साइन को, तो हम लोग को एक कांस्टेंट टर्म लगाना होगा इक्वल टू करके, और ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म हम लोग ने क्या लगा दिया, एज अ g। ओके, बिकॉज किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, इसलिए न्यूटन ने कैपिटल G का इस्तेमाल किया है। ओके, कैपिटल G रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इक्वेशन आपका क्या बन गया, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ओके, हियर द G इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को इसको यूनिट निकालना है G का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे G का यूनिट। देखिए ये इक्वेशन है आपका, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बराबर है d स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर भी ले सकते हैं, यहाँ पे d स्क्वायर यूज़ किया है। तो अगर मुझे G का यूनिट निकालना है, ये G का यूनिट, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, G इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, F d स्क्वायर अपॉन m1 m2। आप देख सकते हैं ये जो है, ये जो G है वो वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये D इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, F d स्क्वायर, और ये m1 m2 नीचे आ जाएगा इधर,
ठीक है, तो इट बिकम्स एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब आगे अगर इसका यूनिट निकालना है तो g इज इक्वल टू, अब देखिए ये क्वेश्चन था f इज इक्वल टू m1 m2 ठीक है, तो ये g इज इक्वल टू ठीक है, ये देखिए ये इक्वेशन बन गया आपका। यहाँ पे देखिए आप ये बराबर g इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो अगर मुझे ये निकालना है यहाँ पे तो मैं आपका फाइनल यूनिट निकाल के बताता हूँ किस तरह से निकलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप देख लीजिए फिर से, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो g क्या बन गया आपका, एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, अब g का यूनिट क्या होगा, देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस किस में मेजर किया जाता है, मीटर में, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसके लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर। और मास का यूनिट क्या होता है, केजी। एक मास है तो 1 kg, दूसरा मास है तो वो भी इंटू kg। तो यहाँ आपका क्या बन गया, g इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, बराबर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो ये आपका मास बन गया। सो दिस इज हाउ द यूनिट ऑफ g कैन बी कैलकुलेटेड। किसी का भी यूनिट आप फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर वेलोसिटी का निकालना है तो अभी आपको वेलोसिटी का पता है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें पता है। तो वेलोसिटी का हमें तो पता है फॉर यूनिट, पर हम लोग को निकालना है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो मिल गया ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकेंड। किसी का भी आप वैसे ही यूनिट निकाल सकते हैं जैसे मैंने जी का निकाला। ओके, द अबव लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डबल। अगर फोर्स मास डबल होगा तो फोर्स भी डबल होगा। ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल द फोर्स डिक्रीजेज बाय द फैक्टर 4, क्योंकि वो स्क्वायर है। अगर फोर्स 2 है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस 2 है तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस 2 है तो d इज इक्वल टू 2, तो d स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4। If the two bodies are spherical, the direction of the force is always along the line joining the center of the two bodies, and the distance between the center is taken to be d. In case when the bodies are not spherical or have irregular shape, then the direction of the force is along the lining joining the center of mass, and d is taken as to be the distance between the two center of mass. अगर body spherical shape में नहीं है तो उसके सेंटर्स अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी बॉडी के अंदर सेंटर्स होते हैं, कभी कभी बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, तब हम लोग को देख के उसके सेंटर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर स्फेरिकल बॉडी है तो प्रॉब्लम नहीं है। From the equation 2, it can be seen that the value of g is a gravitational force acting between the two unit mass kept at a unit distance away from each other. Thus, in SI unit, the value of g is equal to the gravitational force between the two masses of 1 kg kept 1 meter apart. तो ये इक्वेशन से हम इक्वेशन नंबर 2 से, जैसे ये वाला इक्वेशन से हम लोग को ये पता चलता है एफ इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इससे हमें ये पता चलता है कि g इज़ नथिंग बट अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आप कहीं भी चले जाइए g का वैल्यू फिक्स होता है। g का वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे ही दिया है, यूज़ योर ब्रेन पावर में। आप देखिए, शो दैट इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट आपको पता होगा, एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी कई बार बोलते हैं उसको। इन सम बुक इट इज़ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, सम बुक्स में सिस्टम इंटरनेशनल लिखा हुआ है, तो आप ले सकते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो देखिए क्या सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है कि लोअर क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा है। होता था क्या कि पहले हर एक देश, हर एक कंट्री अपने अपने हिसाब से यूनिट यूज़ करते थे। जैसे अगर डिस्टेंस को मेजर करना है तो कुछ देश मीटर में मेजर करते थे, कुछ देश माइल्स में मेजर करते थे। ठीक है, अपने यहाँ पे कोस पे 1 कोस 2 कोस की दूरी पे है तो हम लोग वैसा बोलते थे डिस्टेंस। ठीक है, तो साइंटिस्ट को बहुत प्रॉब्लम होता था कैलकुलेशन करते समय। तो सभी साइंटिस्ट ने मिलकर एक मीटिंग किया, उन्होंने सोचा कि एक यूनिट होना चाहिए। ठीक है, एंड वो यूनिट होने से क्या होगा कि
कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का एक फार्मूला निकाला। द यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी जैसे मैंने आपको बताया यूनिट निकाल के कि कैसे आया ये यूनिट, ओके। और ये केजी स्क्वायर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। ये -2 क्यों आया? क्योंकि केजी स्क्वायर नीचे था 2, अगर ऊपर आ जाए तो प्लस से माइनस हो जाता है, इसके लिए -2 लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ जी वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। ये हेनरी कैवेंडिश ने बताया। न्यूटन वॉज डाइड एट दैट टाइम, टिल दैट टाइम, ओके। न्यूटन ने, बहुत लोगों को ये होता है कि न्यूटन ने वैल्यू बताई, नहीं, न्यूटन नहीं थे तब तक, ठीक है। ही वॉज डेड। तो उसके बाद हेनरी कैवेंडिश आए, उन्होंने ये न्यूटन की स्टडीज़ की और जी का वैल्यू निकाला, ओके। एंड दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg square, okay. This values is important, why? Because to solve the numericals further, okay. So that's it for this video, okay. I hope you like this video. See this video again, okay, and we'll continue the remaining part in my next third video lectures, okay. Thank you so much.